चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपना चैप्टर खत्म हुआ था, जस्ट होमवर्क का कुछ बोला गया था, मंडे को बोला गया था। ठीक है, चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। चलिए तो ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा, अब ध्यान से सुन लें आप लोग। अपने पास में देखो, इलेक्ट्रिसिटी ना दो तरह की होती है, एक तो एसी और एक डीसी। दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एसी और डीसी। तो देखो अपने पास में दो तरह के वोल्टेज और दो तरह के करंट होता है ना। दो तरह के वोल्टेज और दो तरह के करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। और दो तरह के वोल्टेज होते हैं, एक तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और एक डायरेक्ट वोल्टेज। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो एसी करंट और एक एसी वोल्टेज, डीसी करंट और डीसी वोल्टेज। ठीक है, ध्यान से ये बात समझ भाई। इस चैप्टर के पहले अपन ने जितने भी वोल्टेज सोर्स पढ़े हैं, वो जो वोल्टेज सोर्स आपने पढ़ा है, देखो आपने सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए कौन सा सोर्स काम में लिया है, क्या काम में लिया है, बैटरी या सेल को काम में लिया है। तो जो बैटरी होती है या जो सेल होती है वो डीसी सोर्स होता है। बैटरी या सेल क्या होती है, डीसी सोर्स। तो बैटरी से जो वोल्टेज मिलता है वो डीसी वोल्टेज मिलता है, या सेल से जो वोल्टेज मिलता है वो भी कौन सा, डीसी वोल्टेज। तो सर्किट में जो करंट फ्लो करती है वो डीसी करंट फ्लो करती है। इसका मतलब अभी तक अपन ने सर्किट में डीसी वोल्टेज डीसी करंट को पढ़ा है, यस और नो। अब से अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं एसी वोल्टेज और एसी करंट को, मतलब एसी सिग्नल्स क्या होते हैं, डीसी सिग्नल क्या होते हैं, इसके अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखो एसी और डीसी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सिग्नल डीसी और कौन सा सिग्नल एसी है, कौन सा वोल्टेज एसी है, कौन सा वोल्टेज डीसी है, कौन सा करंट एसी और कौन सा करंट डीसी है, आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे। तो पहले इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं अपन उन पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर बात करते हैं प्योर एसी सिग्नल्स के बारे में, चलो पहले डीसी की बात कर लेते हैं, एसी की बात तो पूरे चैप्टर में ही करनी है अपने को। चलो सबसे पहले तो प्योर डीसी के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्योर डीसी सिग्नल्स होता है ना, जो प्योर डीसी सिग्नल्स होते हैं वो सबसे पहली बात तो यूनिडायरेक्शनल होता है। प्योर डीसी सिग्नल्स क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होता है, और इनका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। प्योर डीसी सिग्नल्स यूनिडायरेक्शनल होता है और इनका वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। एग्जांपल लेके बताता हूं, ध्यान से सुने। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार मैंने वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ बना के दिया, जैसे ये वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ बना के दिया और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट। अच्छा देखो पिछली क्लास में अगर आपको याद है अपन ने पीरियोडिक ईएमआई पढ़ा था। तो पीरियोडिक ईएमआई के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जैसे मान लो कोई कोयल अपने पास है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखकर अगर अपन रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से उसका फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से उसके अंदर ईएमएफ आता है। और ईएमएफ की इक्वेशन मैंने लिखा है, साइन वाली आई थी। ईएमएफ टाइम का ग्राफ आया था तो ये वाला आया था। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले सिग्नल को अगर आप ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस सिग्नल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ईएमएफ का क्या चेंज हो रहा है, देखो पहले ये पॉजिटिव में था, पहले जीरो था, जीरो से पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज हुई, अब ये जीरो से क्या बन गया, नेगेटिव, क्या फिर डायरेक्शन चेंज हुई। तो जो सिग्नल अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं वो कहलाते हैं बाई डायरेक्शनल सिग्नल, और उनको अपन बोलते हैं एसी सिग्नल। तो एसी सिग्नल क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शनल चेंज करते हैं। और जो डीसी सिग्नल होते हैं उनका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अगर कोई सिग्नल पॉजिटिव में है तो हमेशा पॉजिटिव में बना रहेगा, और अगर नेगेटिव में तो हमेशा नेगेटिव में बना रहेगा। तो जो डीसी सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्शन चेंज नहीं करते, ऐसे सिग्नल्स डायरेक्शन चेंज करते हैं। क्लियर है बात। जैसे ये वाला सिग्नल देखो, इस सिग्नल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या, वोल्टेज अभी पॉजिटिव में है, क्या हमेशा पॉजिटिव में है क्या, तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा सिग्नल, तो इसलिए बोल रहे हैं यूनिडायरेक्शनल। और साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट। आप किसी भी स्टैंड पर इसकी वैल्यू देख लो, t बराबर 0 पर इसकी वैल्यू 5, t बराबर 1 पर 5, t बराबर 2 पर 5, हर समय इसकी वैल्यू कितनी है, 5। तो दोनों शर्त है, ये जो दो कंडीशन आपको लिखाई है, एक तो सिग्नल यूनिडायरेक्शनल हो और वो अपना वैल्यू कांस्टेंट रखे। जो सिग्नल इस कंडीशन पूरी कर देगा उसको अपन प्योर डीसी बोल देंगे। तो ये सिग्नल बोलो क्या हो जाएगा, ये वाला सिग्नल प्योर डीसी हो जाएगा। अच्छा उसी तरह से मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि करंट और टाइम में सपोज एक ग्राफ बना के दे दिया मैंने आपको, ठीक है। करंट का वैल्यू मान लेते हैं कि -5 एम्पियर है, ठीक है ना। करंट और टाइम में ग्राफ बना के दे दिया। सबसे पहले तो बताओ सिग्नल यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तो यूनिडायरेक्शनल हो गया। और वैल्यू भी इसकी क्या है, कांस्टेंट। और वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो दोनों कंडीशन पूरी कर देगा, वो सिग्नल क्या होगा, प्योर डीसी। तो ये सिग्नल क्या बोलो, प्योर डीसी हो जाएगा। तो ये जो सिग्नल होगा प्योर डीसी सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। लिखते रहे बेटा साथ में इसको आप।
चले बेटा एक बार देखें बोर्ड पर जहां तक लिखा ठीक है, बोर्ड पे देख लें आप सब लोग। देखो ध्यान से देखेंगे सब लोग, बोर्ड पे इधर देखें आप लोग। देखो अब जो एसी सिग्नल होता है ना, एसी वोल्टेज या एसी करंट, उसको अपन कॉमन टर्म दे देते हैं एसी सिग्नल, है ना। सिग्नल के अंदर वोल्टेज भी आएगा, सिग्नल के अंदर करंट भी आएगा, है ना। मैं बात कर रहा हूँ एसी सिग्नल्स की, प्योर एसी सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ। तो देखो कोई भी सिग्नल प्योर एसी सिग्नल तभी बोला जाएगा जब वो ये सारी कंडीशंस पूरी करता हो। अगर कोई भी सिग्नल सारी कंडीशन पूरी कर देगा तो अपन उसको प्योर एसी बोल देंगे। कोई सिग्नल दोनों कंडीशन पूरी कर देगा तो प्योर डीसी बोल देते हैं। वैसे अगर कोई सिग्नल चारों कंडीशन पूरी कर देगा तो क्या बोलेंगे, प्योर एसी। क्या क्या कंडीशन है देखिएगा आप एक बार। सबसे पहली बात तो सिग्नल आपका बाई डायरेक्शनल हो। क्या हो, बाई डायरेक्शनल का मतलब देखो वो जो साइन वाला वेव था ना वो इस तरह से होता है ना। बताओ साइन वाली वेव में क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? यस, ये बाई डायरेक्शनल सिग्नल है। ठीक है, दूसरी बात इसका डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होना चाहिए। डायरेक्शन कैसे चेंज हो? अच्छा, डायरेक्शन के पीरियडिकली चेंज होने का मतलब है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में ये अपनी डायरेक्शन बदले। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई सिग्नल 5 सेकंड अगर पॉजिटिव है तो अगला 5 सेकंड नेगेटिव, फिर अगला 5 सेकंड पॉजिटिव चले और अगला 5 सेकंड नेगेटिव। इसको बोलेंगे पीरियडिकली डायरेक्शन चेंज करना। डायरेक्शन तो चेंज हो लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी पैटर्न में डायरेक्शन चेंज हो जाए, रैंडम पैटर्न में डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। एक सिमेट्री के साथ, एक पीरियोडिसिटी के साथ डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। अगर कोई सिग्नल पीरियडिकली डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो प्योर एसी होगा। और एक और कंडीशन कि उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। एम्पलीट्यूड का मतलब पीक वैल्यू होती है। जैसे ये सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे। और तीसरी बात मतलब फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि वो टाइम एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। टाइम एक्सिस के अबाउट क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक। तो वो सिग्नल अगर टाइम एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हुआ तो कोई सिग्नल चारों कंडीशन अगर पूरी करेगा तो वो प्योर एसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब मैं कुछ सिग्नल बना के बताऊं जो प्योर एसी होते हैं। देखो जो साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ आप लोग जानते हैं। देखो साइन का ग्राफ इस तरह से होता है। अगर मैं मान लेते हैं कि वोल्टेज और टाइम में ग्राफ बनाऊं और मान लेते हैं कि वोल्टेज और टाइम में सपोज करें कोई साइन वाला ग्राफ बन रहा है, ये वाला ग्राफ बन रहा है, तो बताओ ये सिग्नल चारों कंडीशन पूरी कर रहे हैं? श्योर है आप लोग? देखो बाई डायरेक्शनल है। अच्छा, डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज कर रहा है, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो पीरियडिकली डायरेक्शन चेंज हो रही है। एम्पलीट्यूड इसका क्या है? एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट है। अच्छा, फोर्थ नंबर का पॉइंट, टाइम एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। बोलो क्लियर है? जैसा पार्ट इसका टाइम मतलब टाइम एक्सिस में जैसा पोर्शन ऊपर है ठीक वैसा ही पोर्शन इसका रिप्लिकेट पोर्शन इसका नीचे की तरफ है। बोलो क्लियर है? तो ये टाइम एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक भी है। तो बताओ ये सिग्नल क्या कहलाएगा? प्योर एसी सिग्नल कहलाएगा। तो देखो बेटा ये जो सिग्नल होगा ये आपके पास प्योर एसी होगा। अच्छा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये साइन का ग्राफ बनाया ना, तो ये वोल्टेज और टाइम में साइन वाला ग्राफ होता है। तो देखो जो साइन वाला, अच्छा साइन का पूरा नाम पता है क्या होता है? साइनसॉइडल। साइनसॉइडल वेवफॉर्म बोलते हैं इसको। इस ग्राफ को टेक्निकली बोलते हैं वेवफॉर्म। क्या बोलते हैं? तो जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म होती है वो प्योर एसी वेवफॉर्म होती है। कौन सी वेवफॉर्म? साइनसॉइडल वेवफॉर्म प्योर एसी वेवफॉर्म होती है। क्लियर है बात? चले, अच्छा कोस का पता है पूरा क्या नाम होता है? कोसाइन होता है। तो देखो कोस की वेवफॉर्म बनाते हैं मतलब कोस का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। अच्छा जैसे मान लो सपोज करें कि वोल्टेज और टाइम में आपको एक कोस का ग्राफ बना के दे रखा है। सपोज करें कि वोल्टेज और टाइम में कैसा ग्राफ है? कोस का ग्राफ आता है सभी को बनाना? देख बेटा ये कोस का ग्राफ है इस तरह से। कौन सा ग्राफ है ये? कोस का ग्राफ है। अगर आप इस वाले ग्राफ को देखोगे ध्यान से देखो, सबसे पहले तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, पीरियडिकली चेंज हो रही है कि रैंडम पैटर्न में? एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है। कहाँ चेंज हो रहा? वैल्यू चेंज हो रही है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। यार आप एसएसएम पढ़ चुके हो, वेव थ्योरी पढ़ चुके हो, वेव ऑप्टिक्स पढ़ चुके हो, ये एम्पलीट्यूड वगैरह तो सब समझ में आता है आपको। तो बताओ एम्पलीट्यूड क्या है इसका? कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा मतलब पीक वैल्यू को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो मैक्सिमम वैल्यूज की चेंज नहीं हो रही। और तीसरी बात मतलब फोर्थ नंबर का पॉइंट, टाइम एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक। तो बताइए कोस का ग्राफ भी क्या प्योर एसी ग्राफ होता है? तो अगर कोई वोल्टेज मान लीजिए कोस का ग्राफ बनाकर आपको दे रखा है तो वो सिग्नल भी क्या होगा? प्योर एसी। और भी देखो जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनाते हैं, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बना के देखते हैं। ठीक है ना, एक वेवफॉर्म बना के देता हूं ट्रायंगल की फॉर्म में इस तरह से। जैसे मान लो ये भी वोल्टेज और टाइम में ग्राफ बना के दे दिया मैंने आपको। इस तरह से मान लो कोई ग्राफ बना के दे दिया आपको।
ठीक है, आगे तक एक्सटेंडेड है ये, ठीक है ना, अपन इतना ही बनाया ग्राफ है। सबसे पहले तो बताओ क्या डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, पीरियडिकली चेंज कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, नहीं, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है और ये टाइम एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो बताइए सारी शर्तें पूरी कर देगा कोई सिग्नल तो क्या होगा। तो बताओ ये जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आपने बनाई है ये वेवफॉर्म भी कैसी है, प्योर एसी वेवफॉर्म है। देखो और भी बना सकते हैं, स्क्वायर एसी बना सकते हैं, स्क्वायर वेवफॉर्म बना के दे सकते हैं। देखो आपको इधर देखो आप एक बार, जैसे मान लो वोल्टेज और टाइम में सपोज करें कि ये ग्राफ बना के दिया आपको, ये ग्राफ बना के दिया आपको, ठीक है। अच्छा स्क्वायर जैसा पैटर्न दिख रहा है इसका, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर वेवफॉर्म। रेक्टेंगल जैसा पैटर्न दिखेगा तो रेक्टेंगल वेवफॉर्म, ट्रायंगल जैसा पैटर्न दिखेगा तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, कोस जैसा पैटर्न दिखेगा तो कोस साइन वेवफॉर्म, साइन जैसा पैटर्न दिखेगा तो साइनसोइडल वेवफॉर्म। बोलो क्लियर है। अच्छा बताइए सारी शर्तें पूरी हो रही है क्या, कौन कौन सी कंडीशन है, बाई डायरेक्शनल हो गया, ठीक है, पीरियडिकली चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड किसका कांस्टेंट है और ये टाइम एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो बोलो ये सिग्नल भी कैसा होगा, प्योर एसी सिग्नल होगा। बोलो कौन सा सिग्नल होगा, तो ये सिग्नल भी आपका कौन सा हो गया, प्योर एसी सिग्नल हो गया। ये बात क्लियर है आपको। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अच्छा देखो ये 3-4 वेवफॉर्म बना के दी मैंने एसी की, ऐसी कितनी वेवफॉर्म बना कर सकता हूँ, बहुत सारी बना सकता हूँ, बहुत सारी वेवफॉर्म और बना सकता हूँ, रेक्टेंगल के फॉर्म में बना दूंगा या किसी और फॉर्म में बना दूंगा। तो ऐसे बहुत सारी वेवफॉर्म एसी की बना सकता हूँ। इसका मतलब जो एसी सिग्नल्स हैं वो तो बहुत सारे तरह के होते हैं, यस और नो। आपका कोस की फॉर्म में भी होता है, साइन की फॉर्म में होता है, ट्रायंगल की फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है, रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग शेप बनाकर मैं ऐसे सिग्नल्स के आपको दे सकता हूँ, यस और नो। अब देखो इतने सारे ऐसे सिग्नल्स को अपन नहीं पढ़ते, अपन सिर्फ साइन वाला पढ़ते हैं चैप्टर में। कौन सा वाला पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में जब भी अपन ऐसे सिग्नल की बात करेंगे तो अपन साइन सिग्नल की बात करेंगे या ज्यादा से ज्यादा कॉस की बात करेंगे, ट्रायंगल की, स्क्वायर की या किसी और शेप के सिग्नल की बात अपन नहीं करेंगे। लेकिन अपने को ये समझ में आना चाहिए कि ऐसी सिग्नल्स के पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं, कोस का पैटर्न, साइन का पैटर्न, ट्रायंगल का पैटर्न, रेक्टेंगल का पैटर्न, स्क्वायर का पैटर्न या किसी और शेप का पैटर्न भी ऐसे सिग्नल्स में हो सकता है। तो ऐसे सिग्नल्स तो बहुत हजारों तरह के हो सकता है, लेकिन अपन कौन सा पढ़ेंगे, साइन वाला पढ़ेंगे। कभी कभी कोस वाला आ जाए तो एक अलग बात है, बाकी मैक्सिमम टाइम अपन साइन वाला सिग्नल्स को अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो भी डिटेल में बात करनी है अपने को साइन वाले ऐसे सिग्नल के बारे में बात करनी है, साइनसोइडल ऐसे सिग्नल के अपने को डिटेल में चैप्टर में बात करनी है। क्लियर है बात, लिख तो जो सही लग रहा है। सिमेट्रिक ऐसा नहीं है, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन एग्जैक्टली रिप्लिकेट पोर्शन है, बताते थे। सिमेट्री नहीं है क्या, ये इसका कॉपी, ये इसका कॉपी। हाँ क्या कह रहे हैं बेटा, वैल्यू कांस्टेंट है, सिग्नल का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। सिग्नल का मतलब वोल्टेज है तो वोल्टेज कांस्टेंट और करंट है तो करंट कांस्टेंट होना चाहिए। सिग्नल का मतलब वोल्टेज या करंट की बात हो रही है। चलिए क्या लिख दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अरे ये भी नहीं लिखा क्या, अरे तुम्हारी तो नहीं बन रहा, वो दोबारा नहीं बन रहा। अब तुम्हें डायग्राम भी क्या स्केल ले लेके बना रहे हो क्या, फ्रेंड डायग्राम बनाओ फटाफट से।
ऐसा मेरे को लग रहा है कि आप लोगों में कंपटीशन है कौन स्लो लिख रहा है। लेकिन जितना मत करो, इतना टाइम दूंगा ही नहीं मैं लिखने के लिए आपको। हाँ, आखिरी क्लास है, मेरी लास्ट क्लास है आज। अच्छा, आज के दिन की लास्ट क्लास है ये, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? आप तो क्या करें, तुम गलत आदमी से गलत उम्मीद करते हो। अभी तुम वाई सर से बोलते, चलो फिर भी समझ में आता है कि चलो बात भी सुन लेता हूँ। वाई सर भी नहीं सुनते, कौन सुनेगा यार? सुखिता सर, एस के सर सुनेंगे। नहीं नहीं, वो छोड़ देंगे जल्दी। एस के सर भी नहीं छोड़ेंगे जल्दी। पीएफ सर, अरे मेरा तो भूल ही जाओ तुम लोग, वो जल्दी लिखते हैं तो नहीं छोड़ेंगे ना जल्दी आपको, इसलिए तो जल्दी नहीं छोड़ रहे आपको कि आप लोग स्लो लिखते हैं। आप लोग जल्दी लिखेंगे तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, मैं आपको 15 मिनट पहले भी छोड़ सकता हूँ, कंडीशन एक ही है, जहां तक मेरे को पढ़ाना है मैं वहां तक तो पढ़ाऊंगा। आप लोग अगर जल्दी लिख लेंगे तो वो टाइम आपका बचेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दी लिखने के चक्कर में लिखो ही नहीं तुम लोग। लिख लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है। देखो बोर्ड पे मैंने दो वेव फॉर्म बना के दे रखी है आपको, दो वेव फॉर्म बना के दे रखी है, पहचान के बताओ कौन सी वेव फॉर्म है? कोई से भी नहीं? अबे कुछ तो होगा। कोई से भी नहीं है मतलब क्या होता है? यस, कौन सी? ऊपर वाली बताओ, फर्स्ट वाली बताओ। डीसी है क्या? पक्का? अच्छा, नीचे वाली? चलो चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं आपको। अगर आप ऊपर वाली वेवफॉर्म में डीसी की, प्योर डीसी की जो दो कंडीशंस बताई थी, वो दोनों अगर पूरी हो जाए किसी सिग्नल में तो प्योर डीसी। एसी की सारी कंडीशंस पूरी हो जाए तो वो प्योर एसी। ऊपर वाली सिग्नल्स पर अगर आप देखोगे तो सिग्नल कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब प्योर डीसी तो नहीं है। अरे सुनो तो सही ना, ये तो वही वाली बात होगी कि दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में नहीं है तो पैरेलल है। इसका मतलब तो ये समझ रहे हो आप लोग, दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में नहीं है तो फिर वो पैरेलल होंगे। अरे जरूरी नहीं कि सीरीज और पैरेलल हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं उनके बीच में नहीं बैठ रहा हो। तो ऐसा मत बोलो कि प्योर डीसी नहीं है तो प्योर एसी हो गया, ये भी गलत बात है ना। इधर देखो आप लोग, ये देखो आप लोग बोर्ड पे देखो, ये वेवफॉर्म बना के दे रखी है, इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब प्योर डीसी तो नहीं है। प्योर डीसी तो, प्योर डीसी में दो बातें होती है, एक तो यूनि डायरेक्शनल हो और वैल्यू कांस्टेंट हो। वैल्यू कांस्टेंट नहीं है मतलब प्योर डीसी तो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो प्योर एसी भी नहीं है। तो ये सिग्नल न तो प्योर एसी है और न प्योर डीसी है। ऐसे सिग्नल्स को बोलते हैं दिस इज द मिक्सर ऑफ एसी एंड डीसी। क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी, ऐसे सिग्नल्स को बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना आप लोग, तो ये सिग्नल अगर मैं प्योर डीसी लिखना चाहूं तो नहीं लिख पाऊंगा, प्योर डीसी नहीं है। ये वाला जो सिग्नल है वो प्योर एसी भी नहीं है। दिस इज व्हाट? मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। बोलो क्लियर है? अभी और बात करेंगे, रुकते जाओ, बस सुनते जाओ आप लोग, है ना। मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी, ये सिग्नल एसी और डीसी दोनों का मिक्सर है। बोलो क्लियर है? चलो नीचे वाले पर बात करते हैं। डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो पहली बात तो ये प्योर डीसी तो नहीं है, प्योर डीसी तो नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो गई ना। अच्छा बताओ, बाई डायरेक्शनल है? हाँ है। पीरियडिकली चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है, बट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये प्योर एसी भी नहीं है। तो ये वाला सिग्नल आपके पास प्योर एसी भी नहीं। तो जो प्योर एसी नहीं है, प्योर डीसी नहीं है, वो कौन है फिर? मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। तो ऐसे सिग्नल जो होते हैं वो एसी और डीसी दोनों का मिक्सर होता है। ऐसे सिग्नल किसका मिक्सर होता है बेटा? एसी और डीसी दोनों सिग्नल्स का ऐसा सिग्नल मिक्सर होता है। अब ध्यान से सुनना आगे बात, अब ध्यान से सुनना, ये वैसे तो मिक्सर सिग्नल्स है,
ऊपर वाला जो है वो भी एसी और डीसी का मिक्सर है और नीचे वाला भी एसी और डीसी दोनों का मिक्सर है। क्लियर है बात? लेकिन अगर सिग्नल्स को अपने को किसी एक कैटेगरी में रखना हो, हाँ मैं प्योर एसी या प्योर डीसी नहीं बोल पा रहा सिग्नल्स को, लेकिन अगर सिंपल एसी या डीसी में किसी एक कैटेगरी में डालना हो तो आप लोग ये देखना सिग्नल में अगर वो डायरेक्शन बदल रहा है तो एसी में डाल देना, और डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो डीसी में डाल देना। मैं प्योर डीसी नहीं बोल रहा और प्योर एसी भी नहीं बोल रहा। डायरेक्शन बदल गया तो उसको मैं एसी कैटेगरी में रख सकता हूं, और डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रहा तो उसको मैं डीसी कैटेगरी में रख सकता हूं। प्योर डीसी नहीं बोल रहा, सिर्फ डीसी बोल के काम चलेगा उसमें। बताओ, ये वाला डायरेक्शन नहीं बदल रहा तो इसको डीसी बोला जा सकता है? ऐसे सिग्नल को डीसी की तरह कंसिडर किया जा सकता है, और ऐसे सिग्नल को एसी की तरह कंसिडर करोगे आप। लिख दो बेटा जो समझ। ये हटा दो ना पूरा, ये लास्ट तक हटा दो। हाँ क्या कह रहे बेटा? वन वाला मतलब ये प्योर डीसी बोलने के लिए, प्योर डीसी बोलने के लिए वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट नहीं है तो प्योर डीसी नहीं है। वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। इधर देख, ये t बराबर 0 पर वोल्टेज 0, t बराबर 1 पर वोल्टेज यहाँ है, फिर वोल्टेज यहाँ है, तो वोल्टेज की वैल्यू फिक्स है कि चेंज हो रही है? अलग अलग टाइम पर वोल्टेज अलग अलग हुआ ना। ग्राफ कैसे पढ़ते हैं? ये देख, इधर देख, जैसे ये 0 है और ये 5 है। इधर देख, इधर देख पहले t बराबर 0 पर वोल्टेज कितना है, फिर t बराबर ये वैल्यू है, फिर ये वैल्यू है, तो ये वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है? तो ये कांस्टेंट थोड़ी बोलेंगे, इसको चेंज होना बोलेंगे ना। लिख दिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। चलो ध्यान से सुनो, ये तो अभी मैंने आपको जानकारी दी है एसी और डीसी के बारे में ना। मतलब अपने को अभी तक वेव फॉर्म देखकर ये पहचानने में आने लगा है, वेव फॉर्म देखकर अपन ये पहचानने लगे हैं कि कौन सा सिग्नल प्योर एसी है, कौन सा सिग्नल प्योर डीसी है, या कौन सा सिग्नल एसी और डीसी का मिक्सर है। ये बात क्लियर होगी? अब देखो, एसी सिग्नल्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं। साइन वाला भी है, कोस वाला भी है, ट्राइंगल वाला है, स्क्वायर वाला, बहुत सारे तरह के एसी सिग्नल्स हैं। अपने को पढ़ना कौन सा है? साइन वाला। और साइन का पूरा नाम साइनसोइडल होता है, तो लिख दो हेडिंग साइनसोइडल एसी सिग्नल। साइनसोइडल एसी सिग्नल लिख दें आप लोग। अब देखो, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है वो लिख रहा हूं मैं। साइन वेवफॉर्म का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो लिख दो पहले। अच्छा इधर देखो, साइन वेवफॉर्म का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ नॉट। अब इधर देखें, ये किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है? साइन वेवफॉर्म का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सब लोग जानते हैं आप लोग इसके बारे में, ऐसे से पढ़ लिया है आप लोगों ने, वेव थ्योरी आप लोगों ने पढ़ चुकी, तो उम्मीद ये करूंगा कि ये आपको आता होगा। क्लियर है बात? तो ये साइन वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखो, इस इक्वेशन के अंदर बहुत सारी जानकारी रहती है, बहुत सारी जानकारी इस इक्वेशन में रहती है। अच्छा सबसे पहले तो बताओ, ये एक्स नोट क्या बताता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, पीक वैल्यू बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, और मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हो, है ना। तो एक्स नॉट पीक वैल्यू को बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को बता रहा है, या कह लीजिए एम्पलीट्यूड को बता रहा है। बोलो क्लियर है? अच्छा बताओ, इसका फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ नॉट। याद रखो, पहली बात तो फेज और इनिशियल फेज दो अलग अलग चीजें हैं। यार तुम्हें गलतियां जब कर रहे हो जो वेव थ्योरी पढ़ चुके हो तुम लोग। यार आप लोगों ने फेज के नाम पे फाइ नॉट बोला अभी। अच्छा फेज के नाम पे ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ नॉट बोला क्या? हाँ तो वेरी गुड। इसका जो फेज होता है, इस देखो साइन या कोस के ब्रैकेट में जो भी एंगल होता है ना, वो पूरा एंगल ही फेज कहलाता है। साइन के साथ में ब्रैकेट में जो भी एंगल लिख रहा है, पूरा एंगल ही क्या कहलाएगा? फेज। यहाँ पर साइन के साथ ब्रैकेट में क्या लिख रहा है? ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ नॉट।
तो फेज हो गया इसका ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नॉट। अच्छा इसकी पीक वैल्यू की एक्स नॉट हो गई ना। अच्छा जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो साइन का जब ग्राफ बनता है तो ग्राफ में बोलो ये तो क्या हो गया एक्स नॉट और ये क्या हो गया एक्स नॉट। बताओ कितने पीक है इसमें, दो। एक पीक पॉजिटिव में है और एक पीक नेगेटिव में। क्या दो पीक होता है ना। अच्छा इस पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक का जो डिफरेंस होता है ना, इसको बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, बताइए। एक पीक एक्स नॉट पर है और एक पीक माइनस एक्स नॉट पर है, दोनों पीक के बीच में डिफरेंस क्या टू एक्स नॉट हो गया ना। तो अगर मान लीजिए मैं इस इक्वेशन में आपसे बोलूं यार पीक टू पीक वैल्यू बताओ, एक्स नॉट टू एक्स नॉट, पीक वैल्यू एक्स नॉट, पीक टू पीक वैल्यू टू एक्स नॉट। बोलो क्लियर है। अच्छा ये फंक्शन क्या टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है। अलग अलग टाइम पर बोलो एक्स की वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये जो एक्स की वैल्यू लिख रखी है ये मैंने किसी इंस्टेंट टी पर लिख रखी है। ये एक्स की वैल्यू किसी इंस्टेंट टी पर लिख रखी है। तो इस इक्वेशन में एक्स बता रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक्स क्या बता रहा है, एक्स नॉट बता रहा है पीक वैल्यू, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नॉट बता रहा है फेज। और अगर इनिशियल फेज चाहिए तो टी को पुट कर दो जीरो, तो टी को जीरो पुट करोगे तो प्लस माइनस फाइव नॉट। तो इनिशियल फेज क्या रहेगा इसका, प्लस माइनस फाइव नॉट, इसका इनिशियल फेज होगा। अच्छा ओमेगा क्या बता रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या बता रहा है, तो ओमेगा इसकी बता रहा है एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा होता है टू पाई एफ। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा टू पाई एफ होता है। एफ क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किस में लिखते हैं, हर्ट्ज में। और भी यूनिट है लेकिन इसके लिए, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, राउंड पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, ये सब किसकी यूनिट है, ये सब फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। क्या बात समझ में आ रही है। चलो तो साइकिल्स पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, रिवोल्यूशन पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, राउंड पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकेंड इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आ गई। कोई डाउट इसके अंदर किसी को, तो लिख दो जो जानकारी बताइए। क्वेश्चन लिख दो पहले तो। हाँ दोनों ही होता है, एक ही बात है। यहाँ पर तो खैर यहाँ पर तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगा खैर इसका मतलब, लेकिन ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। वो गलती से बोल दिया होगा मैंने शायद। लिख दे आप लोग, लिख दिया क्या आपने, चलो फटाफट लिख दो ये। अब इसमें क्या, इसमें किस तरह से लिखोगे, इक्वेशन लिखना है बस आपको पहले तो। तुम लोग बातें इतनी करते हो फिर कह रहे हो कि टाइम कम मिलता है लिखने का। अच्छा एक बात और आप सुन लें। अभी देखो इस चैप्टर में या तो बात अपन वोल्टेज की करते हैं या करंट की करते हैं।
वोल्टेज और करंट, दो तरह की बात करते हैं ना। अब देखो मैं यहाँ पर ना तो V लिख रहा हूँ ना I लिख रहा हूँ, मैंने जनरल बात लिख दी, X में लिख दी इक्वेशन को, किस में लिख दिया। अब जब कभी मुझे वोल्टेज के लिए लिखना होगा तो यहाँ पर सब जगह V आ जाएगा, और जब कभी मुझे करंट के लिए लिखना होगा तो I आ जाएगा। तो अभी मैंने V और I दोनों नहीं लिखा, मैंने X की टर्म में लिख दी इक्वेशन को। अगर आपको वोल्टेज के लिए लिखना है तो V की टर्म में आ जाएगी इक्वेशन, और करंट के लिए लिखना है तो इक्वेशन I की टर्म में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा देखो ये तो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस इक्वेशन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आप क्या लिख सकते हो बताओ। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसी सिग्नल, इस इक्वेशन का सबसे सिंपल फॉर्म क्या लेके दे सकते हो बताओ। इस इक्वेशन का जो सबसे सिंपल आप मुझे दे सकते हो फॉर्म, वो हो सकता है x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। क्या इससे सिंपल इक्वेशन भी दे सकते हो क्या। यस, ये इक्वेशन होगी x बराबर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं क्या यार मुझे x और t में ग्राफ बना के दो, कौन कौन ग्राफ बना के दे देगा। अच्छा कैसा ग्राफ बनेगा, साइन का। तो देखिएगा ध्यान से सुन ले आप लोग इधर, अगर मैं यहाँ पर एक्स और टाइम में अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो देखो बेटा इस तरह का ग्राफ बनने वाला है एक्स और टाइम के बीच में। तो ये तो हो गया एक्स और ये हो गया टाइम, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, देखते जाओ आप लोग एक बार बोर्ड। ये वाला ग्राफ बनेगा एक्स और टाइम में, देखिएगा आप लोग। बोलो क्या ये एक्स और टाइम में ग्राफ बन गया। अच्छा देखो ये टी बराबर क्या है, 0। अच्छा टाइम पीरियड जानते हैं आप लोग, बोलो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है। अभी मैं नया कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सब रिपीटेशन चल रहा है, क्योंकि ये बातें मुझे मुझे चेक करने की बातें आपको आती है कि नहीं आती पहले तो। नहीं मुझे भरोसा नहीं है, पहले आप मुझे बोल के बताओ तब मानूंगा मैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। क्या वही टाइम, वही वही टाइम पीरियड होता है ना। तो जैसे यहाँ पर वेव फॉर्म बना रहा हूँ, मतलब ग्राफ मतलब वेव फॉर्म बना रहा हूँ, तो इस ग्राफ में एक साइकिल पूरा होने में जो समय लगेगा उस समय को अपन क्या बोल देंगे, टाइम पीरियड। तो लिख देंगे, आप साथ में लिखते जाना छोटी छोटी बात। एक साइकिल पूरी करने में टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। क्लियर है बात। अच्छा बताओ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, बोलो। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन वन सेकेंड, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। लिख दो फटाफट से। अच्छा एक बात और इधर देख लो, अपने इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है ना, अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट की बार आती है। अपने घर में कितना वोल्ट की सप्लाई आती है, 220 की। और उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी सिग्नल में, फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो 50 हर्ट्ज रहती है। यूएस के अंदर सप्लाई वोल्टेज 110 रहता है और फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज रहती है। इंडिया में सप्लाई वोल्टेज 220 और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और यूएसए के अंदर सप्लाई वोल्टेज 110 और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज। ये डेटा है, कुछ फैक्ट से तो याद रखने, क्यों होता है ऐसा वो नहीं जानना है, बस डेटा याद रखना है आपको, है ना।
अच्छा देखो, इस ग्राफ के अंदर कुछ बात और भी समझाता हूं मैं आपको, बोर्ड पे देखना इधर, इधर बोर्ड पे देखना सब आप लोग, पूरा ध्यान और पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए आपका। तैयार है सब लोग? अच्छा ध्यान से सुनो, ये इस साइन फंक्शन की एक साइकिल हो गई ना, और एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है, क्या वो टाइम पीरियड कहलाता है? कैपिटल टी से दिखाते हैं। तो बताइए यहां पर इस टाइम को मैं क्या दिखाऊंगा? ये टाइम क्या कैपिटल टी के बराबर होगा? यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो दिस टाइम इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। बोलो क्लियर है? एक मिनट लिखना बंद करो, समझो, काम की जो बात है वो इधर समझो। अभी तक जो मैंने बातें लिखाई है, जो बातें समझाई है, ये सब कुछ आपके पढ़ी हुई, नया कुछ भी नहीं था, ठीक है ना? लेकिन जो चीज नहीं है, जो चीज अपने काम आएगी, है ना, मतलब मेरे हिसाब से लगता है कि ये चीज आपको ध्यान से सुननी चाहिए। बोर्ड पे देखो आप उसे, है ना? देखो ये एक साइकिल पूरी हो गई ना, एक साइकिल को पूरी होने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। कैपिटल टी से दिखाते हैं उसको। अच्छा ये तो 1 साइकिल हो गई, फुल साइकिल। अच्छा यहां से यहां तक हाफ साइकिल, यहां से यहां तक ये हाफ साइकिल पॉजिटिव में और ये हाफ साइकिल। अच्छा तो इस टाइम को मैं क्या बोलूं? t/2। तो 0 से लेकर t/2 तक का टाइम हाफ साइकिल का टाइम, और t/2 से t तक का टाइम भी हाफ साइकिल का टाइम। अब बताइए 0 से लेकर t/2 तक क्या पॉजिटिव में हाफ साइकिल है, और t/2 से t तक नेगेटिव में हाफ साइकिल है। तो 0 से t/2 तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है वेव फॉर्म की, और t/2 से t तक नेगेटिव हाफ साइकिल है, और 0 से t तक फुल साइकिल है। के टर्म से याद रखना, फुल साइकिल का मतलब टाइम इंटरवल 0 से कैपिटल टी, हाफ साइकिल का मतलब टाइम इंटरवल 0 से t/2, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब टाइम को लेना है 0 से t/2, नेगेटिव हाफ साइकिल में टाइम को लेना है t/2 से t, और फुल साइकिल के लिए अगर बात करेंगे तो टाइम को लेना है t/2 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर t तक। बोलो क्लियर है? तो बता बेटा ये वाली साइकिल कौन सी साइकिल है? हाँ देखो ये वाली साइकिल बेटा कौन सी साइकिल हो गई? पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल। अच्छा बोलो ये वाला पार्ट क्या हो गया? नेगेटिव हाफ साइकिल। ये वाला पार्ट नेगेटिव हाफ साइकिल बता रहा है, और ये पूरा ग्राफ फुल साइकिल को बता रहा है। और एक फुल साइकिल पूरी करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं अपन लोग टाइम पीरियड। अभी बस लिखने लिखने का काम है। और एक बात और बताऊं, आज की पूरी क्लास में सिर्फ मैथमेटिक्स सिखाने वाला हूं मैं आपको। फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं है आज की पूरी क्लास, सिर्फ मैथमेटिक्स है। लेकिन ये चैप्टर को सीखने के लिए और समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसमें गड़बड़ी रहेगी ना तो पूरा चैप्टर गड़बड़। और एक और बात बताऊं, अब तक जितने भी चैप्टर आपको मैंने पढ़ाए हैं सबसे सिंपल चैप्टर है। अब तक जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, मतलब मैंने जो चैप्टर पढ़ा है सबसे सिंपल चैप्टर है ये। बिल्कुल इसको मैं पूरा समराइज कर दूंगा 5 मिनट के अंदर। लास्ट में जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो लास्ट में 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर समराइज, मतलब इसके फॉर्मूले में आपको ऐसे टिप्स भी याद करा दूंगा 5 मिनट के अंदर। लेकिन उसके लिए पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तब आपको फॉर्मूला समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे फॉर्मूला अभी। लिख दिया आप लोगों ने? क्या हुआ? पूरा हटा दूं? अच्छा कितने बच्चों ने लास्ट तक नहीं लिखा है? हाँ तो लिखो, आराम से लिखो। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात सुनो आप लोग, आधे घंटे पहले छोड़ दूंगा। कंडीशन सुन लेना, लेकिन तुम्हें क्या मजाक लग रहेगा? आधे घंटे मैं वाकई में छोड़ दूंगा, आधे घंटे पहले। एक ही कंडीशन है, रोज लिखने की स्पीड यही होनी चाहिए। बोलो अभी छोड़ दूंगा, और बोलो अगर रोज लिखने का स्पीड ये रखोगे तो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करने वाला हूँ।
चलिए इधर देखें आप लोग, बोर्ड पे देखें सब लोग। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। हाँ बोल। मेरा फिक्स रहता है मुझे कहां तक पढ़ाना है, वो हो गया तो मैं क्लास छुट्टी कर देता हूँ फिर। हाँ बिल्कुल, मैं जो सोच रखा है वहां तक हो गया, छुट्टी कर दूंगा जल्दी। हो गया यहाँ तक। क्या हुआ? अभी कम से कम 40-45 मिनट का। पढ़ाएं शुरू करें। चलो देखो, अभी तक तो मैंने क्या करा है, ध्यान से सुने आप लोग। अभी तक मैंने ये करा है कि मैंने कुछ वेव फॉर्म बना के दिए आपको, कुछ ग्राफ वगैरह बना के दिए, तो ग्राफ देखकर आपको ये पहचानना आ गया कि यार ये प्योर एसी है या ये प्योर डीसी है या फिर दोनों का मिक्सर है, एसी डीसी दोनों का मिक्सर है, ये पहचानने आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कोई ग्राफ बना के नहीं देने वाला, मैं इक्वेशन लिख के दूंगा आपको। करंट या वोल्टेज की कोई इक्वेशन लिखूंगा, और करंट या वोल्टेज के इक्वेशन को देखकर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यार ये प्योर एसी है, प्योर डीसी है, या फिर ये एसी और डीसी का मिक्सर है। इक्वेशन से पहचानना है, पहले ग्राफ से पहचान लेते ना। अब किससे पहचानना है? चलो मैं कुछ अभी आप मत देखना, अभी मैं कुछ इक्वेशन लिखूंगा और वो इक्वेशन देखकर आपको ये पहचानना है कि यार ये प्योर एसी है, प्योर डीसी है, क्या है ना। ध्यान से देखते जाना आप लोग। अच्छा, जैसे पहली इक्वेशन लिखी मैंने, I बराबर 5 एम्पियर। बताओ। अब तुम्हारे तो क्या तुक्के लगा रहे होगे आप लोग? प्योर डीसी, दिस इज प्योर डीसी। प्योर डीसी का मतलब तो साइन चेंज हो, ये +5 है तो हमेशा +5 रहेगा, ये कभी -5 नहीं बनेगा, है ना। और टाइम कुछ भी चेंज कर लो, t बराबर 0 को देख लो, 1 को देख लो, 2 को देख लो, 4 को देख लो, 5 को देख लो। ये क्या रखा है खाने का, पहले तो बताओ मेरे को। उसको उठा लो, पैक करके मेरे को दे दो। क्या है ये खाने का? वो क्या खा रहे हैं आप लोग? कौन बोल रहा है? समझते हो क्या होता है? चलो इधर देखो आप लोग, I बराबर 5 एम्पियर। इधर देखो, इधर देखें आप लोग। अरे अरे छोड़ो 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 छोड़ो, इधर देखें आप लोग, I बराबर 5 एम्पियर, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये सिग्नल क्या अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या टाइम के साथ इसका वैल्यू चेंज हो रहा है? ना, डायरेक्शन बदल रहा है, टाइम के साथ वैल्यू बदल रहा है, तो ये सिग्नल होगा प्योर डीसी। क्या हो गया? तो ये जो सिग्नल अभी आपने लिखा है, ये आपके पास हो गया प्योर डीसी सिग्नल। और भी देखते जाओ आप लोग, आंसर एक ही बार में करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, V बराबर 10 sin 30, बोलो कैसा सिग्नल है? एसी। बहुत बढ़िया, दिस इज प्योर डीसी। ये भी प्योर डीसी सिग्नल है। इधर देखें, ये भी प्योर डीसी। इधर देखो आप सब लोग, हाँ, V बराबर देखो आप 10 इंटू 1/2, दिस इज 5 वोल्ट। प्योर डीसी सिग्नल है ये भी, प्योर एसी। अच्छा, तुमने क्या देखा? साइन देखते तुमने आ गया प्योर डीसी। अब इधर ध्यान से सुन लेना, साइन लिखा होने से वो एसी नहीं बन जाता है। साइन में अगर टाइम होता, साइन के इक्वेशन में अगर टाइम भी होता, तो टाइम बदलने के साथ उसकी वैल्यू आप एक बात देखो ना, sin 30 की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी ना। t बराबर 0 पर भी sin 30 1/2 है, t बराबर 1 पर भी sin 30 1/2 है, और t बराबर 5 पर भी sin 30 1/2 है। तो sin 30 का वैल्यू तो कांस्टेंट हुआ ना, कि वेरिएबल हुआ। तुम sin 30 का ग्राफ ये बनाओगे क्या? कांस्टेंट ग्राफ बनेगा sin 30 का। तो sin 30 से कांस्टेंट वैल्यू 1/2 है, 1/2 का जैसा ग्राफ बनता है वैसा sin 30 का ग्राफ बनेगा। तो अब ध्यान से सुन लो, कुल मिला के अगर आपकी कोई इक्वेशन दे दी मैंने, उस इक्वेशन में अगर टाइम आ गया, उस इक्वेशन में अगर टाइम ही नहीं, सॉरी, अगर मैंने कोई इक्वेशन आपको दे दी और उस इक्वेशन में टाइम ही नहीं है मान लो, है ना, तो टाइम बदलेगा तो वैल्यू नहीं बदलेगी। जब टाइम ही नहीं है तो टाइम बदलने दो ना, लेकिन वैल्यू बदलेगी नहीं बदलेगी? टाइम बदलने पर भी सिग्नल का वैल्यू नहीं बदलेगा, तो वो सिग्नल वैल्यू नहीं बदल रहा मतलब प्योर डीसी हो जाएगा। और अगर आपको मैंने कोई इक्वेशन दे दी, उस इक्वेशन में साइन या कोस के साथ टाइम लिखा है, साइन या कोस के साथ टाइम लिखा है, तो वो सिग्नल क्या होगा? ऐसे होगा। तो देखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट आप देखो, अगर कोई सिग्नल मैं आपको दे दूं जो टाइम इंडिपेंडेंट सिग्नल हो, कैसा हो? अब लिख सकते हो मेरे साथ आप लोग, टाइम इंडिपेंडेंट V और I। मैंने करंट या वोल्टेज की कोई टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन दे दी आपको जिसमें टाइम है ही नहीं, तो वो जो इक्वेशन होगी वो प्योर डीसी की होगी बेटा। किसकी इक्वेशन होगी वो?
प्योर डीसी की, टाइम इंडिपेंडेंट वी और आई की इक्वेशन होगी प्योर डीसी की इक्वेशन होगी, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखें अब आप लोग, मैं कुछ और भी इक्वेशंस लिख रहा हूं। इक्वेशन देख के आपको क्या हुआ, ये आप अपने हिसाब से देख लो, है ना। किसका स्मेल आ रही है? अच्छा अच्छा, तो क्या दिक्कत हो गई आ रही है तो? अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हें कौन खिला रहा है भाई? वो खा रहे, जो खा रहे उनको खाने दो। चले इधर देखें आप लोग, इधर देखें आप लोग, तो सुने, ये आई की और वी की इक्वेशन दे दी मैंने आपको लिख के। तुमने मंगाया क्या था ये बताओ बोले मेरे को भी, क्या ऑर्डर किया था? क्या? अरे वो तो अचार बोल रहे हैं ना, वो ऑर्डर करते हैं क्या कोई? चटनी कोई ऑर्डर करते हैं क्या? मोमोज ऑर्डर, उसके साथ चटनी तो समझ में आती है मेरे को, उसका स्मेल आ रहा था। तूने छोड़ दिया था ना? देखो मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, पहले तो 7:30 के पहले बिल्कुल उम्मीद मत रखना मैं क्लास छोड़ने वाला हूं। वो जो तुमने लिखने में टाइम सेव किया ना, वो ऐसे बातें करने में टाइम बर्बाद कर दिया वो आप लोगों ने। मैं पढ़ा रहा था, बीच में तुम लोगों को स्मेल आई थी, अभी मेरे को तो यहाँ तक आ भी नहीं रही है। पढ़ा है? चल इधर देखे सब लोग, और सुन लेना, अगर आंसर सही नहीं दिया ना आप लोगों ने तो मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगा आज। मतलब तुम अगर नोट्स बनाने के हिसाब से बैठे हो क्लास में तो वो नहीं चलेगा। मैं जो बातें पूछूंगा उसके आंसर भी मिलने चाहिए मेरे को, तभी जाके छुट्टी की उम्मीद रखना। 5 मिनट पहले छुट्टी कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, इधर देखें आप लोग, इधर देखो सब लोग आप, है ना। तो मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूं, आपको बस ये बताना है कि वो प्योर एसी है कि प्योर डीसी है, दोनों का मिक्सर है। क्लियर है? चलो ठीक है, तो इक्वेशन लिख रहा हूं, आई इज इक्वल टू 5 साइन 100 पाई टी। ये कहां से डीसी हो गया भाई? टाइम आ रहा है ना इसमें, समझ गया मैं, प्योर एसी प्योर एसी। अच्छा प्योर एसी हो गया ना। बताओ फटाफट से। इसको बाद में लूंगा मैं, अरे इसको भी बाद में ले लूंगा ना। ये बताओ पहले तो, बोलो। एसी, प्योर एसी, गलत आंसर, मिक्सर। दिस इज मिक्सर ऑफ एसी एंड डीसी। अब इधर देख लो, बोर्ड पे देखो आप लोग, है ना। तुम्हारी हरकतें देखो, वो उधर मोमोज खा रहे हैं, उनके स्मेल आ रही है, यहाँ तक उधर वो फैन को कम ज्यादा करे और पूरी एडजस्ट हो गया क्या? ये हरकत है तुम लोगों की, देखो आप बताओ, और फिर उम्मीद कर दो कि जल्दी छोड़ दे तुम्हें।
चलो कोई बात नहीं। तो देखो अबे सुनो, नहीं पूछना मैं तुमसे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखो, ये सिग्नल है ना, दो पार्ट से मिलकर बना है। एक तो 3 है और दूसरा पार्ट है 4 sin ओमेगा टी। अच्छा ये वाला पार्ट अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट प्योर डीसी है, और ये वाला पार्ट अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट प्योर एसी पार्ट है। तो बताइए ये जो सिग्नल है क्या एसी और डीसी दोनों के मिक्स होने से बना है? तो बताइए क्या प्योर एसी बोलेंगे? नहीं। प्योर डीसी बोलेंगे? नहीं। कि दिस इज द मिक्सर ऑफ एसी एंड डीसी। तो लिख देंगे मिक्सर ऑफ एसी एंड डीसी। ये एसी और डीसी दोनों का मिक्सर हो गया, ठीक है ना? अच्छा और भी देखें आप लोग, आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। किस आधार पर? तुक्का मार रहे हो क्या? देखो पहली बात तो सुनो, चुप हो जाओ पहले तो आप लोग। देखो सबसे पहली बात तो इसमें टी आ रहा है, तो टाइम बदलेगा तो ये आई बदलेगा, और टाइम बदलेगा तो आई बदलेगा। कुछ नहीं, वो हाथ में एक पहिया लेके ऐसे घुमा रही है और उसको दिखा रही है और उसको देख भी रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? टाइम पास मैं नहीं कर रहा हूं, तुम लोग कर रहे हो। इधर देखो आप लोग, तो देखो इस इक्वेशन में टाइम आ रहा है ना, और टाइम आ रहा है तो बताओ जब टाइम बदलेगा तो करंट भी बदलेगा, और करंट अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ये डीसी तो नहीं है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये साइन भी चेंज नहीं कर रहा, तो प्योर एसी भी नहीं है ना। तो ये प्योर डीसी भी नहीं है और प्योर एसी भी नहीं है, तो ये मिक्सर हो गया ना। मतलब एसी और डीसी के दोनों पार्ट के मिक्स होने से बना है। मैथमेटिकली प्रूव करके भी दिखा देता हूँ उसको मैं। इधर देखो एक आइडेंटिटी काम आएगी। आप लोग ये जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये आइडेंटिटी पढ़ी आपने? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ये यूज करने जा रहा हूं मैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। इसको अगर पूरा एक्सटेंड करके लिखेंगे तो दिस इज आई नॉट अपॉन 2 माइनस आई नॉट अपॉन 2 कॉस 2 थीटा। ऐसा लिख दिया आपने इसको। अब जरा ध्यान से देखो, ये आई नॉट अपॉन 2 डीसी पार्ट, और ये वाला पार्ट एसी पार्ट, ये प्योर एसी, और ये अरे मैं थीटा थीटा कहां से चल रहा है इसमें? अब मेरी गलती है ना। तो कोस ये 2 थीटा की जगह 2 ओमेगा टी आ जाएगा ना, तो 2 ओमेगा टी, और ये भी कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी। क्लियर है बात? नहीं ऊपर वाला तो एक फॉर्मूला है ना, नीचे वाला ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला मैंने इस इक्वेशन में अप्लाई कर दिया। यहां तक ठीक है ना बेटा? चलो बता बेटा, ये वाला पार्ट कौन सा है? डीसी पार्ट। ये वाला एसी पार्ट। जब भी साइन या कोस फंक्शन टाइम के साथ आ जाए तो वो प्योर एसी होता है, लेकिन पावर आवर कुछ नहीं होनी चाहिए उसमें, बस सिंपल साइन या कोस का फंक्शन होना चाहिए, टाइम के साथ होना चाहिए, तो वो प्योर एसी होता है ना। तो ये वाला पार्ट कोस का फंक्शन है टाइम के साथ, तो ये प्योर एसी हो गया, और ये टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन है तो ये डीसी हो गया। तो एसी और डीसी के दोनों के मिक्सर से बना है ना। तो बता बेटा ये सिग्नल कैसा सिग्नल? मिक्सर ऑफ एसी एंड डीसी। तो ये सिग्नल आपके एसी और डीसी दोनों का मिक्सर हो जाएगा। क्या क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? चले बेटा बोर्ड पे देखेंगे आप सब लोग। अब सुने, ध्यान से सुने। ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया मैंने, ठीक है? अब इसके अंदर ये वाला मैं सोल्व करूंगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा।
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुन लेना और समझ लेना पहले आप लोग, ठीक है। ये मैंने कोई, अच्छा पहले तो बताओ, ये इक्वेशन देख के आइडेंटिफाई करो, ये प्योर एसी प्योर डीसी या मिक्सर? प्योर एसी। कहाँ मिक्सर दिख रहा है भाई तुम लोगों को? ये साइन का फंक्शन है ना, तो साइन का फंक्शन है ना, तो साइन का फंक्शन टाइम के साथ है, तो ये प्योर एसी फंक्शन हो गया। पहले तो कौन सा फंक्शन है ये? अब देखो, जो एसी की इक्वेशन आपको दी जा रखी होती है, जैसे एक एसी वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है आपको, किसकी इक्वेशन है? और जो इक्वेशन आपको दी जाती है ना, इस इक्वेशन के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं पहले देख लेना। ये न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है आपके, कोई टाइम पास नहीं चल रहा है पेपर में, है ना। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ से निकाल के दे रहा हूं मैं भी आपको, उस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से निकालनी पड़ेगी आगे जाकर, है ना। तो देखो क्या क्या जानकारी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन से, देखते जाओ आप लोग। अच्छा बताओ, अगर इस इक्वेशन को देखकर मैं आपसे बोलूं यार पीक वैल्यू बताओ, बोलो कौन पीक वैल्यू बता देगा, बताओ। वोल्टेज इक्वेशन है, पीक वैल्यू कितनी? 311 वोल्ट। अच्छा बोलो, पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या 2 × 311 ना, और 2 × 311 तो 622 वोल्ट, बोलो ये हो जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन से क्या फेज बता सकते हैं? इनिशियल फेज बता सकते हैं? बताओ, इस इक्वेशन को देखकर इनिशियल फेज कौन बता रहा है? इनिशियल फेज अगर मैं पूछ लूं आपसे, तो इनिशियल फेज हो जाएगा π/4। रेडियन में होता है, डिग्री में कि रेडियन में? हाँ, तो इनिशियल फेज हो जाएगा π/4 रेडियन। क्लियर है बात? अच्छा, इस इक्वेशन को देख करके मैं ओमेगा निकलवा सकता हूँ? कौन कौन ओमेगा बता सकते हैं, जल्दी बताना। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो। स्टैंडर्ड इक्वेशन है वोल्टेज की V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। तो फाइ नॉट इनिशियल फेज था, तो वो तो π/4 हो गया। V0 पीक वैल्यू तो वो 311 हो गई, और पीक टू पीक हो गया आपका 622 वोल्ट, है ना। क्लियर है बात? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यार इसमें ओमेगा बताओ, तो टी के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो हमेशा ओमेगा रहता है। साइन में टी के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा वो क्या बताता है? ओमेगा को। तो बोलो टी के साथ कौन मल्टीप्लाई है? 100 बाय। तो अगर मैं यहाँ से आपसे ओमेगा पूछ लूं, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ लूं, तो बोलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 100 पाई। यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। यूनिट्स का जरूर याद रखना। तो ओमेगा अगर इस इक्वेशन का पूछूंगा तो मैं 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्या बोलो फ्रीक्वेंसी पूछ सकता हूँ? बोलो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। बोलो ओमेगा कितना? 100 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो बोलो कितना? 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। अच्छा, क्या मैं टाइम पीरियड पूछ सकता हूँ आपसे? बोलो टाइम पीरियड होता है 1/1/1 फ्रीक्वेंसी ना, तो 1/50। और 1/50 का मतलब होता है 0.02 सेकेंड, जिसको मैं लिख सकता हूँ 20 मिली सेकेंड। लिख दो आप।
ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना, सोल्व करो फटाफट इसको। चलिए बेटा आंसर निकाल के दो इसके। बताइए बेटा आंसर आ गया क्या? लास्ट वाला नहीं आ रहा? चलो इधर देखो, आप लोग एक बार बोर्ड पे देखेंगे, सब लोग एक बार बोर्ड पे देखेंगे यार। फर्स्ट वाले का आंसर सिर्फ हैंड रेज करना है, बोलना नहीं है किसी को, हैंड रेज करना है। कितने बच्चों का फर्स्ट वाले में आंसर आ गया? फर्स्ट वाले में कितने बच्चों का आंसर आ गया है? हैंड रेज करो सब लोग। तू बता भाई। 100 एम्पियर, 100 एम्पियर के सपोर्ट में जो बच्चे हाथ खड़े करो। 100 एम्पियर से अलग जिनका आंसर है वो हाथ खड़े करो। बोलना नहीं है आंसर, फिर बोल रहा हूं मैं। अबे तुम कहां गायब हो गए? 100, अच्छा 100 एम्पियर से अलग जिनके आंसर हाथ खड़े करो। ये लो, इसका मतलब अभी जितने भी हाथ खड़े हुए थे वो सब 100 एम्पियर के लिए खड़े हुए थे। 100 एम्पियर से अलग में तुमने हाथ ही खड़ा नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम्हारा आंसर 100 एम्पियर जो था। 100 एम्पियर से अलग आंसर है। कितने बच्चों का लगे 100 एम्पियर से अलग आंसर है? ये बता चल तू। 50 एम्पियर, 50 एम्पियर, इससे भी लगे? हाँ, कितना एम्पियर है? 200 एम्पियर है। चलो इधर देखो नालायक, इधर देखो, इधर देखो। अब ध्यान से सुन लेना पहले तो आप लोग। कोई बात नहीं, भी निकल जाएगा आंसर, जो भी होगा सामने आ जाएगा। पहले बोर्ड पे देखो आप लोग, है ना। सबसे पहले तो कोई बात नहीं, अब ठीक है यार, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, मैं समझा रहा हूं। अब आप बोर्ड पे देख लो, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला तो था कि साइन या कोस के आगे जो लिखा रहता है ना वो मैक्सिमम बताता है। जैसे ये साइन की इक्वेशन है, आगे क्या लिखा था? 311, तो ये पीक हो गया। अच्छा, ये केवल साइन, या अगर यहाँ पर केवल ये साइन होता या केवल कोस होता ना तो आंसर 100 हो जाता आपका। लेकिन ये केवल साइन है, केवल कोस का मामला नहीं है, साइन इंटू कोस का मामला है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू 100 नहीं बोल सकते। अब आपका जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो इस इक्वेशन में या तो पूरी को साइन में बदलो या पूरी को कॉस में बदलो, और फिर आगे जो लिखा मिलेगा ना वो मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। अगर ये इक्वेशन केवल साइन में ही होती या केवल कोस में ही होती तो जो आगे होता वो मैक्सिमम बताता। ये इक्वेशन ना साइन में ना कोस में, साइन इंटू कोस में, तो फिर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। पहले बोर्ड पे देखो सब लोग, वो भी चेंज करना सिखाता हूं मैं आपको। बोर्ड पे देखो। अच्छा, आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? बस ये आइडेंटिटी यूज करेंगे इधर। बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, कैसे यूज करेंगे इधर देखो आप लोग। यहां पर जो आई का वैल्यू दे रखा है ना वो दे रखा है 100। ये हो गया साइन 100 पाई टी इंटू कॉस 100 पाई टी। बोर्ड पे देख लो यार, तुम लोग जल्दी छुट्टी के चक्कर में नुकसान नहीं करा दो अपना।
हो गया ये? अब एक काम करो, मैं क्या करने जा रहा हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा करना पॉसिबल है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब एक बात बताना जरा, इस वाले पार्ट को देखना आप लोग, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा। अच्छा आगे तो क्या बन गया 50। अच्छा ये वाला पार्ट थीटा मान रहा हूं मैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी साइन 2 थीटा। थीटा आपका 100 है ना, 2 थीटा 200 तो ये बन जाएगा आपका 50 साइन 200 अब ये इक्वेशन है जिससे आपको सारे आंसर देना है। जिसने ये इक्वेशन देख के आंसर दिए गलत आंसर देंगे सारे, एक गलत तो सारे गलत गए फिर तो। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे सारे के सारे। तो बताइए अब आंसर करना शुरू करें। बोलो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पीक वैल्यू बोलो, बोलो पीक वैल्यू बोलो 50 एम्पियर। अच्छा बोलो ओमेगा बता सकते हो क्या? बोलो ओमेगा कितना, टी के साथ क्या मल्टीप्लाई है 200 पाई। अरे ओमेगा जो होगा वो 200 पाई रेडियन होगा ना, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा बोलो एफ क्या होता है, बोलो ओमेगा अपॉन 2 पाई। बोलो ओमेगा कितना है बेटा 200 पाई और ये हो जाएगा 2 पाई। बोलो बेटा एफ कितना है 100 हर्ट्ज हो गया ना। अच्छा टाइम पीरियड निकाल सकते हैं आप लोग? बोलो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 100, दिस इज 0.01, तो ये हो जाएगा 10 मिली सेकेंड। बोलो टाइम पीरियड क्या 10 मिली सेकेंड हो गया। अच्छा और क्या पूछा है बेटा, टी बराबर 1 अपॉन 400 सेकेंड पर करंट, तो बताओ क्या करना चाहिए मुझे, टी की जगह 1/400 रख देना चाहिए। अब इधर देखो छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाले चैप्टर में। अच्छा मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर के अंदर क्या खास बात है, चैप्टर बहुत इजी निकलेगा आपका, मतलब बहुत स्मूथ चैप्टर निकलेगा, परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन जो पार्ट रहेगा ना चैप्टर में, मतलब थोड़ा सा मतलब सिंपल कैलकुलेशन नहीं रहने वाली। सिंपल कैलकुलेशन का मतलब सीधा कटने पिटने वाली वैल्यूज नहीं मिलेंगे आपको, अंडर रूट वगैरह सोल्व करना, ये काटना पीटना, ये सब बहुत ज्यादा रहेगा चैप्टर के अंदर, पहले बता दो। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली ध्यान रखने पर काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें मैं अपनी तरफ से सिखाऊंगा, अगर वो बातें आपको आएंगी तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी आपको। तो बोर्ड पे देख लेना पहले आप लोग। ये क्वेश्चन है, करंट बोला कि टी बराबर 1/4 सेकंड पर कितनी करंट है बताओ। तो जो इक्वेशन है उसमें टी की जगह क्या रख दो 1/400, क्या वो रख दे। तो देखो आई बराबर, अच्छा आई सॉरी ये तो पहला पार्ट था ना, ये क्या था दूसरा, ये था तीसरा, ये था फोर्थ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये वाला थर्ड है। अच्छा ये तो कुछ है ही नहीं, चलो पूछा भी नहीं मैंने तो कोई बात नहीं, नंबर ही मत दो उसको, क्या दिक्कत है ना। वैसे पूछ लेना चाहिए था, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, निकाल तो दिया है ना पन्ना। तो 3 हो गया। अच्छा फोर्थ नंबर का पार्ट, अच्छा बोलो फोर्थ नंबर के पार्ट में बोलो टी बराबर क्या रखना है 1/4 सेकंड रखना है। तो देखो इस इक्वेशन में टी को 1/4 सेकंड रख देंगे, तो ये आप 1/400 रख देंगे ना, तो ये आ जाएगा 50 साइन, बोलो बेटा कितना 200 पाई इंटू टी की जगह 1/400, कितनी बार कटा 2 बार, तो ये आपके पास आ गया 50 साइन π/2। साइन π/2 1 होता है, तो बोलो आई की वैल्यू कितनी आ गई 50 एम्पियर आ गई। तो करंट की वैल्यू 50 एम्पियर आ गई आपके पास। और भी देखें आप लोग। अच्छा इस बार इसने वो टाइम पूछा है जब करंट 25 एम्पियर हो जाए, तो बोलो इस इक्वेशन में आई की जगह क्या रख दो और टाइम निकाल लो। अभी टाइम देकर आई पूछा ना, अब आई देकर टाइम पूछो, उल्टा कर लेंगे। अब इधर देख लो, इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बात। आई की जगह बोलो कितना 25 इक्वल टू 50, बोलो साइन कितना होगा बोलो 200 पाई टी, बोलो यही होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन 200 पाई टी इक्वल्स टू 1/2। अच्छा साइन 1/2 पता है कितना होता है, साइन π/6। अब 30 डिग्री मत रख देना यहाँ पर, एंगल को हमेशा रेडियन में रखते हैं, पता है ना आपको। अच्छा दोनों तरफ साइन, तो एंगल इक्वल कर दो, तो 200 पाई टी इज इक्वल टू कितना होगा π/6, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और टी इक्वल टू आ गया 1/1200 सेकेंड। टी इक्वल टू आ गया 1/1200 सेकेंड्स। लिख दो फटाफट से।
देखो रोका तो है नहीं मैंने, आप जा सकते हैं घर जाना चाहे तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जबरदस्ती आधे घंटे पीछे जाओगे दूसरे बैच से, और कुछ नहीं होगा। देख लो आप जाना चाहो तो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप आधे घंटे पहले छुट्टी चाह रहे हो तो आधे घंटे पीछे होने के लिए तैयार हो जाओ। लिख दिया आपने? चलिए बेटा, तो नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, है ना। मीन वैल्यू भी बोलते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं ना। तो लिखिए मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट हेडिंग आपका मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, एवरेज निकालना तो आपको आता है। कंप्लीट मैथमेटिकल फिजिक्स कुछ भी नहीं सिखाया आज की क्लास में। मैंने सिर्फ कंप्लीट मैथमेटिकली बात सिखाई आपको। मतलब ऐसी के केस में क्या होता है क्या नहीं होता है, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है, ये तो अभी आपने सीखा ही नहीं। फिजिक्स तो सीखी नहीं ना अभी तक। तो क्या अपने क्या चल रहा है, मैथमेटिक्स। अगली क्लास भी लगभग आधी इसी में निकलेगी, मैथमेटिक्स में, फिर आएगी फिजिक्स। अच्छा सबसे पहले तो बताओ, मीन वैल्यू कर लो या एवरेज वैल्यू बोल लो, एक ही बात है। कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू? अच्छा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2। आपने 5 माइनर हो गए मान लो आपके, ठीक है ना। आपके 5 माइनर हो गए, और पहले में मान लो x1 मार्क्स से, दूसरे में x2 x3 x4 x5, 5 माइनर हो गए। मैंने बोला कि एवरेज निकालो, मैक्सिमम मार्क्स प्लस मिनिमम मार्क्स डिवाइड बाई 2। ऐसे नहीं निकालोगे ना, कैसे निकालोगे बताओ आप मुझे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाई 5। बोलो यही करोगे ना? अरे यही करते हो, चलो ठीक है। अच्छा मान लीजिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए अगर मुझे पता है कि मुझे 10 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो मैं 10 नंबर्स का सम करके डिवाइड बाई 10 कर दूंगा। 100 नंबर का एवरेज निकालना है तो 100 नंबर का सम करके डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा, यही होगा। मुझे अनकाउंटेबल नंबर का एवरेज निकालना है तो मैं अनकाउंटेबल नंबर्स का ऐड करके, और अनकाउंटेबल नंबर्स को ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन, यस और नो। और जितना वो नंबर है या जिस रेंज के अंदर मुझे उनको एवरेज करना है, उस रेंज से डिवाइड कर दूंगा। तो इधर देखो आप लोग सब, इधर ध्यान से देखें। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास सपोज करें कि x और t के बीच में सपोज ये कोई ग्राफ दे रखा है, किसी भी शेप का ग्राफ दे सकता हूं मैं। x और t के बीच में कोई ग्राफ दे रखा है, मैंने बोला कि यार ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, ये t1 है और ये क्या है t2। मैंने बोला कि यार x की एवरेज वैल्यू चाहिए मुझे t1 से t2 के बीच में। किसकी वैल्यू चाहिए? x का एवरेज वैल्यू चाहिए t1 से t2 के बीच में। अच्छा देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। आपको t1 से t2 टाइम के बीच में अगर एवरेज वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम करो, पहले से t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में इस x की वैल्यूज को ऐड कर लो। जैसे आप अपने टेस्ट के मार्क्स निकाल देते ना, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए क्या करा आपने? जो भी आपने टेस्ट दिए हैं सभी के मार्क्स को जोड़ लिया एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेस्ट गिवन, ऐसा करके आपने एवरेज मार्क्स निकाला। तो वैसे ही करेंगे ना, अगर आज मुझे x का एवरेज वैल्यू चाहिए t1 से t2 इंटरवल के बीच में, तो मैं t1 से t2 के बीच में जो x की वैल्यूज है उनको जोड़ लूंगा। अब x की t1 से t2 के बीच में कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज है या अनकाउंटेबल वैल्यूज है? अनकाउंटेबल वैल्यूज है, यस और नो। अनकाउंटेबल वैल्यूज को ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन। तो अगर t1 से t2 के बीच में अगर x की वैल्यू को जोड़ना है, तो बोलो कौन t1 से t2 के बीच में x की वैल्यू को जोड़ के बता देगा? अगर x की वैल्यू को जोड़ना है तो बोलो इंटीग्रेशन
अरे जो भी ये फंक्शन है इंटीग्रेशन, जो भी ये x का फंक्शन है इनटू dx, अरे ये करोगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dx, फिर क्या करोगे, अच्छा और लिमिट हो जाएगी t1 से लेकर t2 तक डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ऐसा करने से बोलो क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू, मेन वैल्यू। देखो ऊपर वाला पार्ट तो बता रहा है एडिशन को, इस x की वैल्यूज को कहां से कहां तक जोड़ लिया, t1 से t2 तक, तो t1 से t2 तक आपने x की वैल्यूज को जोड़ लिया, बोलो क्लियर है ना। और x की वैल्यूज को जोड़कर अब ये जो इंटरवल है जिसमें आपको एवरेज निकालना है उससे क्या कर दो, डिवाइड, तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। कितने बच्चे बात समझ गए इसको, अरे श्योर है आप लोग, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। इस तरह से एवरेज वैल्यू निकालते। अच्छा एवरेज को लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, जैसे x का एवरेज है तो x के नीचे एवरेज लिख दो, या x का एवरेज लिखना है तो x के ऊपर बार कर दो, या अगर x का एवरेज लिखना है तो x के साथ ये सिंबल कर दो। ये सारे सिंबल आपको बताना चाहिए, इसका मतलब भी x का एवरेज वैल्यू और इसका मतलब भी x का एवरेज वैल्यू है। कितने बच्चे बात समझ गए इसको, श्योर है आप लोग। तो देख बेटा यहाँ पर इस एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला अपना क्या रहेगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि जो y है, मान लीजिए क्या है y, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, या इफ y इज द फंक्शन ऑफ टाइम मान लो, या f मान लो आप, तो चलो x के टर्म में कर रहे थे काम, x के टर्म में कर लो, इफ f x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, x किसके साथ वेरी कर रहा है, मतलब मैंने x की इक्वेशन दे दी आपको, x टाइम के साथ वेरी कर रहा है और मुझे x की एवरेज वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, तो देखो x की एवरेज वैल्यू अगर लिखनी है तो एवरेज ऑफ x, या इसका क्या नाम हो सकता है, x का बार, या क्या लिख सकते हैं, ये वाला सिंबल। ये तीनों सिंबल किसको बताते हैं, तो बताइए x का एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला कौन कौन निकाल सकता है, जल्दी बताओ आप, x का एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बोलो क्या होगा। पहले तो x की वैल्यू जोड़ दो, x की वैल्यू कहां से कहां तक जोड़ दो, t1 से t2 तक, बोलो क्लियर है। और टाइम इंटरवल जो है t2 माइनस t1, क्या उससे डिवाइड कर दो। ऐसा करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, लिख दो आप उसको फटाफट। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, ये जो मैंने अभी आपको मेथड बताया ना एवरेज निकालने का, ये पर्टिकुलर एसी के लिए नहीं है, एक जनरल फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, समझ गए। इससे आप किसी का भी, मतलब ऐसा नहीं कि सिग्नल एसी होगा तभी एवरेज निकालने का तरीका है, ये मैथमेटिक्स में जनरल मेथड है एवरेज निकालने का। कोई भी फंक्शन दे दूं और एवरेज निकालने को बोलूं तो ये जो मेथड है आपको एवरेज वैल्यू निकाल के दे देगा, एसी का भी निकाल के दे देगा और नॉन एसी सिग्नल हुआ तो उसका भी निकाल के दे देगा। कोई सा भी सिग्नल हो, कोई सा भी इक्वेशन लिख के दो, एवरेज वैल्यू इस तरह से निकालना है। एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे बस, है ना, 2 मिनट का सवाल है बस, आप सोल्व मत करना। इफ x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, इफ x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड if x equals to t square plus 1, then find average value of x, average value of x between time interval, average value of x between time interval t equals to 1 second to t equals to 3 second, average value of x between time interval t equals to 1 second to t equals to 3 seconds, निकाल के दो फटाफट से। कितना,
16/3 आ रहा है क्या? तो 6 बोलना है 18/3 को। चलो कोई बात नहीं, जो भी आएगा आंसर चेक करेंगे इधर बोर्ड पे, देखिएगा सब लोग। अच्छा, किसके एवरेज चाहिए? एक्स का एवरेज चाहिए बोलो तो पहले तो क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर लो, टी स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट कर लो, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 तक। और जो टाइम इंटरवल है 3 और 1 के बीच का 2 सेकंड जो टाइम इंटरवल है उसे डिवाइड कर दो। सवाल इंटीग्रेशन का हो गया भैया, कर सकते हो इंटीग्रेशन। अच्छा बोलो ये तो क्या चल रहा है आगे? अच्छा ऊपर देखें आप लोग। अच्छा बोलो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 प्लस टी, और लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 तक डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा पहले अपर लिमिट रखेंगे, बोलो 3 का क्यूब 27/3 प्लस 3, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस बोलो बेटा क्या होगा? 1/3 प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हुआ? नहीं, तो इधर देखो ये तो आपके पास हो गया 12 माइनस 4/3 डिवाइड बाई 2, 36 माइनस 4 32 डिवाइड बाई 6, 32 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 16/3। तो जो एवरेज आ गया ना वो 16/3 आ गया। कर सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं मैं, जिनका मनो कर लेना, देखो फोर्स है नहीं। if I equals to कौन सा वाला? ये वाला? अरे भाई ये फंक्शन है, इसमें जहां जहां टी आ रहा है एक बार 3 रख दो, माइनस फिर जहां जहां टी आ रहा है वहां 1 रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन करते हैं ना। चलो लिखो इफ I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, if I equals to I naught sin omega t, then find average value for, then find average value या mean value for, एक लिख देना कोई सा भी है ना, average value for, फर्स्ट लिखे 1 full cycle, average value for 1 full cycle, average value for 1 full cycle, और दूसरा लिखे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब इसको मैं सोल्व नहीं करने वाला, बस एक बात मैं आपको बता के जा रहा हूं, ठीक है? अच्छा बताओ I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ क्या साइन वाला होगा ना? अच्छा ये साइन के ग्राफ का एक साइकिल है, एक साइकिल को पूरा होने में जो टाइम लगता है वो कैपिटल टी टाइम पीरियड के बराबर लगता है, और ये t/2। अच्छा बताओ पहला क्वेश्चन क्या है अपना? फुल साइकिल। तो पहले क्वेश्चन में जब आप इंटीग्रेशन की लिमिट लोगे तो 0 से लेकर कैपिटल टी तक लोगे, पहले क्वेश्चन में लिमिट आएगी 0 से कैपिटल टी। दूसरा है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वाला पोर्शन है, तो दूसरे में लिमिट आएगी 0 से t/2। सोल्व आप करना आंसर कल, मतलब जब भी अपनी क्लास आएगी ना, कल नहीं अब तो मंडे को आएगी। सबसे पहले तो आते हैं होमवर्क का डिस्कशन रहेगा अपना, फिर ये क्वेश्चन सोल्व होगा, देन आगे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू।